वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस। लास्ट टाइम हम लोगों ने वह पहले क्लासिकल टेक्निक ऑफ एनालिसिस पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने क्लासिकल टेक्निक या कंबस्टन एनालिसिस की कुछ लिमिटेशन पढ़ी। आज का हमारा टॉपिक है कि मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस, इन मेथड को इस्तेमाल करते हुए किस तरह किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस किया जाएगा। और यहाँ पर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि वाई दीज मेथड्स आर सुपीरियर देन दी कंबस्टन एनालिसिस और क्लासिकल टेक्निक ऑफ एनालिसिस। देखिए, हमने लास्ट टाइम कुछ उसके लिमिटेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। आप लोगों ने अगर लास्ट लेक्चर मेरा नहीं देखा तो वो उसको आप लोग मेरे चैनल पे देख लें, तब आप लोगों को इस मेथड का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड जो है वो समझ आएगा। हमने यहाँ पर लिखा है कि जो जो कंबस्टन एनालिसिस की जो ड्रॉबैक थी, जो लिमिटेशन थी, उनको ओवरकम करने के लिए एक न्यू मेथड ऑफ एनालिसिस को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मीन के यहाँ पर हम लोग डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, एक्चुअली इन्हीं का नाम क्या है, मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस। इन्हीं को मॉडर्न टेक्निक ऑफ एनालिसिस भी कहा जाता है कि इन टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर सकते हैं। उसकी स्ट्रक्चर को डिटरमिन किया जा सकता है कि उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है। मीन के हम लोग यहाँ पर आइसोमर के दरमियान भी डिफरेंस क्रिएट कर सकेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जब स्ट्रक्चर का पता चल गया तो हम लोग उसका आइसोमर के दरमियान डिफरेंस क्रिएट कर सकेंगे क्या है, ये कौन सा आइसोमर है। इसके अलावा और क्या है कि यहाँ पर हम लोग उन कंपाउंड का भी एनालिसिस कर सकेंगे कि जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अदर एलिमेंट भी अगर मौजूद हों, तब भी इनका एनालिसिस यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये इसके मीन के हम लोग क्या समझ सकते हैं कि ये इसके एडवांटेजेस हैं, जो कि क्लासिकल टेक्निक की जो लिमिटेशन थी, ये इसके एडवांटेजेस हैं। इनको ओवरकम करने के लिए ये वाली टेक्निक इस्तेमाल की गई, मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस। तो अब इसका काम क्या है, स्ट्रक्चर भी हमें बताएगी। जाहिर बात है, जब स्ट्रक्चर का पता चला तो आइसोमर के दरमियान डिफरेंस क्रिएट कर सकेंगे। इसके अलावा वाली कंपाउंड की जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अदर एलिमेंट मौजूद है, उनके बारे में भी, उनकी भी स्ट्रक्चर के बारे में हमें मालूम होगा कि आया इस कंपाउंड की किस किस्म की ये स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा किसे जाता है। तो हमने इसकी डिफिनीशन यहाँ पर मेंशन की है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मुराद क्या है। हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो कहाँ से शुरू होता है, तो गामा रेस से स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम गामा रेस से स्टार्ट होगा और चलेगा कहाँ तक, रेडियो वेव्स तक। इसके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ को, डिफरेंट रेडिएशन को वेवलेंथ की बुनियाद पर अरेंज किया गया है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जब भी इंटरेक्शन होगी किसी भी मैटर के साथ, उसकी स्टडी का नाम क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी मैटर के साथ जाकर स्ट्राइक करती हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR। जब ये आकर यहाँ पर इस मैटर के साथ आकर ये स्ट्राइक करेंगी तो हमें कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। उस इंफॉर्मेशन को हम लोग किस तरह से एनालाइज करेंगे, किस तरह से उसको स्टडी करेंगे। हमें असल में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आकर सैंपल के साथ टकराएंगी, जो भी हमारा गिवन कंपाउंड उसके साथ जब ये आकर टकराएगी तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देगी। और हम लोग इसकी डिफरेंट टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। हमें मॉलिक्यूल के अंदर कंजुगेशन है नहीं है, मॉलिक्यूल सेचुरेटेड है नहीं है, उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, इस सब के बारे में हमें ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जो है वो बताएगी। पहली डिफिनीशन तो ये होगी। दूसरी डिफिनीशन बहुत आसान है। द एनालिसिस ऑफ कंपाउंड यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। बात वही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फॉल करवाएंगे सैंपल पर, सैंपल से कुछ रेडिएशन इमिट होगी। उन रेडिएशन को स्टडी करने के बाद हमें पता चलेगा, उसका स्पेक्ट्रम आएगा। स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के बाद पता चलेगा कि कंपाउंड किस किस्म का है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक डिफरेंट है। डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यहाँ पर मेंशन की गई है। नंबर 1 है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी।
देखें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी उस टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहा जाएगा जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से यूवी विजिबल लाइट को इस्तेमाल करते हुए किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस करेंगे। दूसरा है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे कहेंगे तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से आईआर रीजन मीन के इंफ्रारेड रीजन वाले रेडिएशन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी कंपाउंड का अगर एनालिसिस करेंगे तो उसको कहा जाएगा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। यहाँ पर हम लोग किसी भी कोई भी जो एलिमेंट वगैरह है उसकी परसेंटेज एबंडेंस क्या है उसको मालूम करेंगे। और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पर रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर हमें कंपाउंड के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में मालूम होगा, उसके अंदर किस किस्म के प्रोटॉन मौजूद हैं, उन प्रोटॉनों का एनवायरनमेंट कैसा है। इसके अलावा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमें किसी भी एलिमेंट के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताएगी कि एलिमेंट कौन सा है, इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहली टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंशाल्लाह जैसे जैसे इनका टॉपिक आएगा तो वहाँ पर हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो देखिए हमने अभी ऊपर भी बात की थी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब भी किसी भी सैंपल के साथ जाकर टकराएंगी तो उसके एनालिसिस का नाम क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर यूवी विजिबल लाइट मीन कि यूवी विजिबल रेडिएशन अगर किसी भी सैंपल के साथ जाकर टकराती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से यूवी विजिबल रेडिएशन निकल रही है, यहाँ पर हमारा गिवन सैंपल रखा है ये, और उसके साथ जब जाकर टकराएंगी तो उससे इमिट होने के बाद हमें कुछ इसका स्पेक्ट्रम मिलेगा। उस स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमें जो उस कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, उस स्टडी का नाम क्या है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो यूवी विजिबल लाइट है उसकी रेंज क्या है, हमारे पास यूवी विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ की रेंज क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने यूवी विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ की रेंज लिखी है। यूवी की रेंज है अल्ट्रा वायलेट जिसको कहा जाता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की रेंज है 10 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक, और विजिबल रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो है 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक। अगर हम लोग यूवी विजिबल रेडिएशन की टोटल रेंज को देखें तो ये होगी कहाँ से, 10 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक। इसको कहा जाता है यूवी विजिबल रेंज। अगर इस रेंज के अंदर आने वाली रेडिएशन जब भी किसी भी सैंपल के साथ जाकर टकराएंगी, वो उस सैंपल या उस कंपाउंड की जब एनालिसिस हम लोग करेंगे तो उसका नाम क्या है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखते हैं कि इसका मेन मकसद क्या है। मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो उसमें से ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका असर काम ये है कि ये डिटेक्ट करना कि आया मॉलिक्यूल सेचुरेटेड है या मॉलिक्यूल अनसेचुरेटेड है। देखें सेचुरेटेड किसको कहेंगे, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद हों, और इसके अलावा अगर अनसेचुरेटेड क्या होगा कि जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड हो। मल्टीपल बॉन्ड मीन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जहाँ पर भी आपको पाई बॉन्ड दिखाई दे वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, अनसेचुरेटेड। तो ये हमें सबसे जो बड़ी इंफॉर्मेशन हमें ये देता है, इस टाइप की जो टेक्निक हमें देती है वो है वेदर दी मॉलिक्यूल इज सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। देखो ये सेचुरेटेड मॉलिक्यूल है और इसके दूसरी जो एग्जांपल हमने लिखी वो क्या है, अनसेचुरेटेड। और इसके अलावा दूसरा जो इसका मेन पर्पज़ है वो है टू डिटेक्ट द कंपाउंड इज कंजुगेटेड और नॉट, कि मॉलिक्यूल के अंदर आया कंजुगेशन है या नहीं है। कंजुगेशन किसे कहते हैं, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड को कंजुगेशन कहा जाता है। कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद हों तो मॉलिक्यूल क्या होगा, कंजुगेटेड होगा। और अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड नहीं है तो मॉलिक्यूल कंजुगेटेड नहीं है। तो ये हमें दो इन्फॉर्मेशन देता है। इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि कंपाउंड के अंदर सेचुरेशन को और अनसेचुरेशन को डिटेक्ट करना, और दूसरा मॉलिक्यूल के अंदर कंजुगेशन को डिटेक्ट करना, आया मॉलिक्यूल कंजुगेटेड है या कंजुगेटेड नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से यूवी विजिबल रेडिएशन को इस्तेमाल करते हुए
हम लोग किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस करेंगे तो उसके बाद जब भी यूवी विजिबल रेडिएशन आकर कंपाउंड के ऊपर आकर स्ट्राइक करती हैं तो उसके अंदर कितनी टाइप की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकती है, कितनी तरह की ट्रांजिशन होगी। इसी वजह से याद रखना, ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पर जब भी यूवी विजिबल रेडिएशन आकर मॉलिक्यूल के ऊपर आकर स्ट्राइक करेंगी उसके रिजल्ट में वहाँ पर ट्रांजिशन होगी। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसको कहा जाता है। देखिए, हमने कहा कि जब भी यूवी विजिबल रेडिएशन आकर मैटर के साथ आकर स्ट्राइक करेंगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी। और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ पर होगी? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर होगी। फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है। वहाँ पर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ते हैं कि कुछ होते हैं बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कुछ होते हैं एंटी बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कुछ होते हैं नॉन बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उन ऑर्बिटल के दरमियान इलेक्ट्रॉनों की ट्रांजिशन होगी जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, किसी भी कंपाउंड पर यूवी विजिबल रेडिएशन आकर स्ट्राइक करेंगी। उसके बाद उस कंपाउंड के अंदर ट्रांजिशन होगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी। इसी वजह से इस टेक्निक को, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी टाइप की ट्रांजिशन होगी? तो याद रखना, यहाँ पर सबसे जो पहली ट्रांजिशन हम लोग पढ़ेंगे वो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन सबसे आसान है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हमें बताती है कि मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि जिसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है, कोई भी हेटेरो एटम मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर क्या है? सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए, और ये कहाँ पर इसके कौन कौन से कंपाउंड को जो डिटेक्ट करेगी? तो देखो, अल्केन और साइक्लो अल्केन को डिटेक्ट करेगी जिसके अंदर हमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड दिखाई देंगे। और अगर कार्बन टू कार्बन अगर सिग्मा बॉन्ड है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगी उसके लिए हमें जो वेवलेंथ दरकार होगी दैट विल बी 135 नैनोमीटर। 135 नैनोमीटर वाली रेडिएशन यहाँ पर इस्तेमाल होगी। और कार्बन टू हाइड्रोजन के लिए 125 नैनोमीटर वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी। अब यहाँ पर सिग्मा, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या हुई कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन टेल अस दैट द मॉलिक्यूल इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड उसको कहते हैं कि जिसके अंदर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड मौजूद हों। अब यहाँ पर हम लोग दूसरी बात पढ़ते हैं कि ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कैसे होगी। आप लोगों को याद होगा फर्स्ट ईयर के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप लोगों ने पढ़े। ये होता है सबसे पहले सिग्मा, फिर होता है पाई। ये दोनों होते हैं, इनको कहा जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। B.M.O मैं लिख रहा हूँ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिनके ऊपर स्टार हमने शो किया है इनको कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और याद रखना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा बॉन्डिंग से ज़्यादा होती है। और N जो है इसको कहा जाता है नॉन बॉन्डिंग। इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं कि जिसको लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। अब देखिए, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन क्या है। अगर इलेक्ट्रॉन सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पड़ा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये सिग्मा स्टार में चला जाता है तो इसको कहेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। देखें, सिग्मा टू सिग्मा स्टार के, सिग्मा और सिग्मा स्टार के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर बात है फिर हमें यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन चाहिए होगी। तो हमने ये रिलेशन तो पढ़ी हुई है कि एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द वेवलेंथ, कि अगर वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि वेवलेंथ 135 और 125 मीन के वेवलेंथ कम है, तो अगर वेवलेंथ कम तो फिर एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसी वजह से इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करेंगे। और इस तरह की अगर ट्रांजिशन होगी किसी भी कंपाउंड के अंदर तो वो बताएगा कि मॉलिक्यूल कैसा है? सैचुरेटेड है। अब हम लोग दूसरी टाइप की ट्रांजिशन पढ़ते हैं जो कि हमारे पास क्या है? N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब देखें, N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन क्या है कि इसके लिए भी हमें हाई एनर्जी की ज़रूरत होगी, लेकिन याद रखना उतनी हाई एनर्जी नहीं कि जितनी की पहले केस के अंदर थी, मीन के सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए थी। यहाँ पर ज़रा उससे लेस एनर्जी की रिक्वायर होगी।
यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाली जो ट्रांजिशन है ये उन कंपाउंड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगी जो कि सेचुरेटेड भी हों और साथ में कोई हेट्रो एटम भी मौजूद हो। हेट्रो एटम के अंदर अमूमन तौर पर आएगा हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और साथ में हेलोजन वगैरह आएंगे जिनके पास लोन पेयर मौजूद। उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपके सामने एक लिखी है कि मिथाइल अल्कोहल। देखिए मिथाइल अल्कोहल एक कैसा सेचुरेटेड कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ O और H मीन के सेचुरेटेड है। कार्बन ने अपनी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के थ्रू पूरी की हुई है, लेकिन दरमियान में यहाँ पर एक हेट्रो एटम मौजूद है जिसके पास एक लोन पेयर है। इस लोन पेयर की वजह से यहाँ पर जो ट्रांजिशन आएगी N2 सिग्मा स्टार की जो ट्रांजिशन आएगी दैट विल बी एट 183 नैनोमीटर। अब देखिए अक्सर औकात स्टूडेंट यहाँ पर ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं शायद कि इस कंपाउंड के अंदर सिर्फ N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ही होगी। देखें सिर्फ N2 सिग्मा स्टार नहीं होगी, यह है कि N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जहाँ पर आकर ये हमें बताएगी कि ये मालिक्यूल इस मालिक्यूल के अंदर कोई हेट्रो एटम मौजूद है। इसके अलावा वैसे तो यहाँ पर ये वाली ट्रांजिशन भी होगी जिसको हम लोग कहेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर एक से ज़्यादा कार्बन है तो कार्बन टू कार्बन भी, हाइड्रोजन भी मौजूद है, कार्बन टू हाइड्रोजन भी ट्रांजिशन होगी। मीन के 135 वाली ट्रांजिशन भी होगी 135 नैनोमीटर, और इसी तरह 125 नैनोमीटर वाली ये वाली ट्रांजिशन भी होगी। लेकिन अगर इस कंपाउंड के अंदर भी यही ट्रांजिशन हो तो फिर हम लोग तो ऐसे कंपाउंड को डिटेक्ट नहीं कर सकते ना कि जिसके अंदर कोई हेट्रो एटम मौजूद हो। तो चूंकि अभी इस कंपाउंड के अंदर साथ में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड भी मौजूद हो सकता है, कार्बन टू हाइड्रोजन भी मौजूद है, साथ में हेट्रो एटम भी मौजूद है, तो इस हेट्रो एटम के पास ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर की वजह से यहाँ पर आपको जो ट्रांजिशन दिखाई देगी ये ट्रांजिशन यहाँ पर होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल पड़ा है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एन से नॉन बॉन्डिंग से कहाँ पर जाएगा, सिग्मा स्टार में जाएगा। तो अगर एन से इलेक्ट्रॉन जंप करके सिग्मा स्टार में जाता है, मीन के नॉन बॉन्डिंग से जंप करके अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल में से सिग्मा स्टार में जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उस वो मालिक्यूल सेचुरेटेड भी है और साथ में उस मालिक्यूल के अंदर कोई हेट्रो एटम भी मौजूद है। तो ये यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मालिक्यूल सेचुरेटेड भी है और इसके अलावा उस मालिक्यूल के अंदर कहीं पर कोई भी हेट्रो एटम भी मौजूद है। मैंने आप लोगों के सामने अल्कोहल की एग्जांपल लिखी। हमें मालूम है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, वो लोन पेयर जो है वो जंप करेंगे, वो वाले इलेक्ट्रॉन जो है जंप करेंगे फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग टूवर्ड दी सिग्मा स्टार। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि थर्ड टाइप की ट्रांजिशन जो है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन क्या है और वो हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अब देखें तीसरी टाइप की जो ट्रांजिशन है ये हमारे पास है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन सबसे पहली बात है कि देखें पाई बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब है कि ये वाली ट्रांजिशन हमें इंडिकेट करेगी कि मालिक्यूल्स कैसा है, इससे अनसेचुरेटेड है, इसके अंदर कहीं पर पाई बॉन्ड मौजूद है। देखिए हमने इसके पर्पस में लिखा था सबसे पहले कि इसका मेन मकसद क्या है, इट विल टेल अस वेदर द सिस्टम इज सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। पहली 2 ट्रांजिशन ने हमें बताया कि ये मालिक्यूल कैसे हैं, सेचुरेटेड हैं, और अब ये वाली जो ट्रांजिशन है ये हमें बताएगी कि इस मालिक्यूल के अंदर कहीं पर अनसेचुरेशन है, कहीं पर पाई बॉन्ड मौजूद है। तो देखें इथाइलिन जो है एक ऐसा कंपाउंड है कि जो कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, 171 नैनोमीटर वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। देखें क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर एक पाई बॉन्ड मौजूद है, तो अब यहाँ पर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कैसे होती है, जब इलेक्ट्रॉन पाई मीन के बॉन्डिंग पाई से एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में अगर मूव करेगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, इसको कहेंगे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती तो वो मालिक्यूल कैसा होगा, अनसेचुरेटेड। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिखी इथाइलिन की। देखें इसके अंदर अभी 3 तरह के बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपको कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो कार्बन टू कार्बन अगर सिग्मा बॉन्ड है तो वहाँ पर वो वाली ट्रांजिशन तो होगी जिसको हम लोग कहते हैं कि 135 नैनोमीटर। हमें यहाँ पर कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है, इसके लिए 125 नैनोमीटर वाली ये रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर ऐसा ही सिर्फ हो कि 135 और 125, फिर तो इसमें अल्केन और इस अल्कीन के अंदर या सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड सिस्टम में तो फ़र्क ना हुआ। इस वजह से हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि इस मालिक्यूल के अंदर
इन्हीं के साथ साथ इस टाइप की रेडिएशन को भी ये वाला मालिक्यूल एब्जॉर्ब अगर करता है तो हम लोग कहेंगे कि वो मालिक्यूल कैसा है, अनसेचुरेटेड है। और इसी तरह अगर किसी भी मालिक्यूल के अंदर कंजुगेशन हो, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 1,3-ब्यूटाडाइन, देखें 1,3-ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगी हमारे पास, ये है 1,3-ब्यूटाडाइन जिसके अंदर कंजुगेशन है। कंजुगेशन किसे कहते हैं? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड अगर कहीं पर हो तो उसको कहा जाता है कंजुगेशन। तो कंजुगेशन की वजह से ये वाला मालिक्यूल जो है ये 217 नैनोमीटर वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जहाँ पर भी आपको दिखाई देगी। अब इसके बाद आता है हमारे पास के एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन क्या है, ये किस टाइप के मालिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, देखें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन उन कंपाउंड के अंदर होगी जिनमें कहीं पर पाई बॉन्ड भी मौजूद हो और साथ में कोई हेट्रो एटम भी मौजूद हो। उस हेट्रो एटम के अंदर फिर वही बात है, कार्बन ऑक्सीजन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, इसके अलावा हेलोजन वगैरह आ सकते हैं। ये जो ट्रांजिशन है ये एक्चुअली हमें इंफॉर्मेशन देगी कार्बोनाइल कंपाउंड और उसके जो डेरिवेटिव वगैरह है उनके बारे में। कार्बोनाइल कंपाउंड और उसके डिफरेंट जो डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगी। यहाँ पर हमने सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लिखी है एसीटोन की। एसीटोन विल एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ 279 नैनोमीटर और इसके बाद जाकर यहाँ पर N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। अब देखें एसीटोन क्या है, तो अगर मैं एसीटोन की यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना दूँ तो ये है CH3C डबल बॉन्ड OCH3 जिसको डाईमीथाइल कीटोन भी कहते हैं एसीटोन। अब ये जो एसीटोन है देखें इसके अंदर आपको बॉन्ड डिफरेंट तरह के दिखाई दे रहे हैं। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है, इसके अलावा यहाँ पर हमें पाई बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है, इसके अलावा हमें यहाँ पर ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर भी हमें दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से इसके अंदर बाकी सारी तरह की ट्रांजिशन भी होगी। कौन कौन सी? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर चूँकि पाई बॉन्ड भी मौजूद है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगी और साथ में हमारे पास N टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगी क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर भी हमारे पास मौजूद है। उस लोन पेयर की वजह से ये कौन सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा? अप टू 279 नैनोमीटर वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और हमें पता चलेगा कि उस मालिक्यूल के अंदर अनसेचुरेशन भी है, साथ में मालिक्यूल के अंदर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड, मीन के डबल या ट्रिपल बॉन्ड कह सकते हैं कि अनसेचुरेशन भी मौजूद है। अब मैंने एक यहाँ पर नोट लिखा है, आप लोग इसको अपने पास नोट कर लेना। हमने कहा कि ये जो चारों टाइप की ट्रांजिशन है ये यूवी रेंज के अंदर लाई करती हैं। क्या मतलब? ये वाली ट्रांजिशन उस वक्त होगी जब भी किसी भी कंपाउंड पर यूवी लाइट आकर फॉल करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास गिवन सैंपल है तो इस पर अगर यूवी लाइट आकर फॉल करती है तब इस टाइप की ये ट्रांजिशन होगी। और इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन उस वक्त होगी जब भी किसी भी कंपाउंड पर विजिबल लाइट वाली रेडिएशन आकर फॉल करेगी। तो उसके बाद हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि डी ट्रांजिशन क्या है। ये चारों की चारों टाइप की जो ट्रांजिशन है ये लाई करती हैं यूवी रेंज के अंदर। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि डी ट्रांजिशन क्या है, वो कौन से कंपाउंड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है।